दोस्तों, in the last session, I have discussed with you Section 4 of the Sales of Goods Act 1930. Section 4 is Contract of Sale. आइए इस डेफिनेशन को फर्दर डीपली एनालिसिस करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो पार्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय सेलर ट्रांसफर्स और एग्री टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। तो इसी डेफिनेशन के ऊपर आइए हम एक क्वेश्चन यहाँ क्रिएट करेंगे। आइए इसी डेफिनेशन के ऊपर एक क्वेश्चन क्रिएट करेंगे। आप इस डेफिनेशन को ध्यान से एनालिसिस करेंगे। व्हाट आर द essentials what are the essentials of contract of sale? What are the essentials of contract of sale? आइए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा डीपली एनालिसिस करेंगे, essentials of contract of sale को। इसके लिए डेफिनेशन को आप देखिए ध्यान से। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, सेलर एंड बायर होना चाहिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, गुड्स होने चाहिए, बायर होना चाहिए, फॉर ए प्राइस होना चाहिए। आइए आइए हम इन्हीं को देखेंगे। सबसे पहले ठीक है, देयर मस्ट बी टू पार्टीज, देयर मस्ट बी टू पार्टीज, दो पार्टीज होने चाहिए, दैट इज बायर, वन बायर एंड वन seller. There must be a valid contract of sale, a valid contract of sale. There must be a valid contract of sale. Number third, subject matter of sale must be goods, and that is movable property. Subject matter must be of goods, यानी मूवेबल प्रॉपर्टी सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए तो सेल होगी। consideration must be in money, not in kind. कंसिडरेशन मनी में होनी चाहिए, इन काइंड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आइदर फुल इन मनी होनी चाहिए या फिर पार्ट इन मनी या फिर पार्ट इन मनी और पार्ट इन काइंड में भी चलेगी। पार्ट इन मनी भी चलेगी एंड पार्ट इन काइंड भी चलेगी। ये सब इंग्रेडिएंट्स मैं कहाँ से खोज रहा हूँ? ये सब इंग्रेडिएंट्स देखो यहाँ लिखे हैं। कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, सेलर होना चाहिए, ट्रांसफर ऑफ एग्री टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस, एंड द लास्ट इंग्रेडिएंट, फिफ्थ इंग्रेडिएंट, there must be transfer of property. There must be transfer of property. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आइदर इन प्रेजेंट होनी चाहिए
that is sale, और in future होनी चाहिए that is agreement to sell. इन दोनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए, एग्रीमेंट टू सेल, इन दोनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए। अब ये बहुत एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट सुपर क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, आप ध्यान से इसे समझेंगे। व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? देयर मस्ट बी टू पार्टीज, दैट इज बायर सेलर, देयर मस्ट बी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है, देयर मस्ट बी टू पार्टीज बायर एंड सेलर, देयर मस्ट बी, आइए, अगर बायर नहीं है, खरीदने वाला तभी होगा जब कोई बेचने वाला होगा, और बेचने वाला तभी होगा जब कोई खरीदने वाला होगा, यानी दोनों का एग्जिस्टेंस एक दूसरे पे डिपेंड करता है। देयर मस्ट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल बेसिक जो बातें होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने की जो बेसिक बातें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन करता है वो सब होनी चाहिए। सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल मस्ट बी गुड्स, यानी गुड्स सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए? गुड्स होना चाहिए। गुड्स क्या होते हैं? मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं। कंसिडरेशन यानी समथिंग इन रिटर्न, कंसिडरेशन यानी प्राइस, कंसिडरेशन मतलब प्राइस, यानी जो सेलर को मिलता है, सेलर सेल करेगा तो उसे क्या मिलेगा? समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न यहां पर या तो फुल इन मनी होना चाहिए, ठीक है, पार्ट इन मनी और पार्ट इन काइंड हो सकता है, ठीक है। अगर यहां पे एक इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे यहां पे, इफ द full consideration, if the full consideration is in, if the full consideration, ठीक है, is in kind only, is in kind only, यानी kind का मतलब ये है कि मैं आपको गेहूं बेच रहा हूं तो बदले में आप मुझे चावल बेच रहे हैं, ठीक है। इफ द फुल कंसिडरेशन इन काइंड, काइंड का मतलब मैं आपको कपड़ा दे रहा हूं, आप मुझे जूते दे रहे हैं, यानी एक पार्टी भी वस्तु दे रही है, गुड्स दे रही है, और दूसरी पार्टी भी बदले में गुड्स दे रही है। इफ द फुल कंसिडरेशन इन काइंड ओनली, देन such transaction is called barter, is called बार्टर नोट सेल। सेल ये तभी होगा जब इन दोनों में से कंसिडरेशन या तो फुल कंसिडरेशन इन मनी हो या पार्ट कंसिडरेशन इन मनी हो। पार्ट इन मनी, पार्ट इन काइंड चलेगा, बट फुल इन काइंड नहीं चलेगा। एंड देयर मस्ट बी ट्रांसफर प्रॉपर्टी, अगर ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट है तो इसे हम सेल बोलेंगे, और इन फ्यूचर है तो इसे हम एग्रीमेंट टू सेल बोलेंगे। और ये सारी बातें मैंने कहाँ से खोजी? ये सारी बातें मैंने इस डेफिनेशन से खोजी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय ए कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, दैट मीन्स वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, वेयर बाय सेलर एंड ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। ये सारी पांचों की पांचों कंडीशंस देखो इस डेफिनेशन में लिखी है, आप ध्यान से पढ़ेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। आगे बढ़ेंगे, डेफिनेशन को हम थोड़ा डिटेल में भी हमने पढ़ा था लास्ट सेशन में। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ जेनरिक टर्म which includes both sale as well as agreement to sell। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक जनरल टर्म है और इसमें दो बातें होती हैं, सेल भी आता है, एग्रीमेंट टू सेल भी आता है। सेल और सेल में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। सेल मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है, और सेल मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफर फ्यूचर में होगी। कान खोलकर ध्यान से सुन लीजिए। एग्रीमेंट टू सेल का मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफर फ्यूचर में होगी। सेल क्या है? अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय सेलर ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस, दिस इज अ कंक्लूडेड ट्रांजैक्शन, दैट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। और एग्रीमेंट टू सेल, अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर एग्री टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस, दिस इज ट्रांजैक्शन
ट्रांजेक्शन टू बी कंक्लूडेड दैट इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। इस बात को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट सेशन में इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल की डेफिनेशन सेक्शन 4 सब सेक्शन 3 में इन दोनों को अलग अलग करके डिफाइन किया गया है। आइए इन दोनों को अलग अलग करके पढ़ेंगे। वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर, द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड सेल। Where under a contract of sale, the transfer of property in goods is to take place at a future time or subject to some condition thereafter to be fulfilled, the contract is called an agreement to sale। ठीक है बेटा, तो एग्रीमेंट टू सेल भी दो तरह का मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पर। आइए हम इस चीज को आगे यहाँ पर पढ़ेंगे। एग्रीमेंट टू सेल भी दो तरह का होगा बेटा। एग्रीमेंट टू सेल at a fixed future time, at a fixed future time या तो फ्यूचर में होगा और हमें पता है कि कब होगा। सेकंड, on a condition of happening of some event, on a condition of happening of some event। A makes an offer to B to sell his goods to A। A B को ऑफर करता है कि B उसे अपना सामान बेचे। B कहता है कि B ने C को ऑर्डर प्लेस किया है, अगर C वो माल भेज देगा तो सबसे पहले वो माल A को देगा। देखिए दोबारा से सुनिए, A ने B को कहा कि उसे कुछ सामान खरीदना है B से, B ने कहा कि C अगर देगा तो वो उसे देगा, यानी B A को माल कब देगा, जब C B को देगा। ठीक है, दिस इज अ कंडीशन ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज डिपेंडेंट। तो इसे भी हम एग्रीमेंट टू सेल बोलेंगे, और इन दोनों सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों ही केसेस में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज हैपनिंग एट फ्यूचर डेट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अगर फ्यूचर में होगी, तो उसे बोलेंगे सेल, एग्रीमेंट टू सेल, और प्रेजेंट में होगी तो उसे बोलेंगे सेल। Where under a contract of sale the transfer of property in goods is to take place at a future time or subject to some condition thereafter to be fulfilled, the contract is called an agreement to sell। आइए हम आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। आइए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को फर्दर और डीपली एनालिसिस करें। There must be a contract of sale between one part owner, and that means owner and another के बीच में, यानी ओनर एक तरफ मालिक होना चाहिए, दूसरी तरफ दूसरी पार्टी होना चाहिए, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। ठीक है, एब्सोल्यूट मतलब अनकंडीशनल, और कंडीशनल यानी किसी शर्त पर डिपेंड होना चाहिए, किसी फ्यूचर इवेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, ए बी को कहता है कि किसी शर्त के पूरा होने पर वो उसे सेल करेगा। अनकंडीशनल भी हो सकता है और ये कंडीशनल भी हो सकता है, शर्त भी हो सकती है उसमें, कुछ शर्त भी हो सकता है और अदरवाइज भी हो सकता है। और थर्ड पॉइंट इसमें हम करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी एक्सप्रेस मतलब जब आप कोई चीज शब्दों की सहायता से करें। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। आइए इस बात को मैं आपको समझाऊंगा। जो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है, एक्सप्रेस होंगी
तो इसे बोलेंगे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस मतलब स्पष्ट है, एक्सप्रेस मतलब स्पष्ट है, मतलब क्लियर है। एक्सप्रेस मतलब वर्ड्स का यूज हुआ है, शब्दों का यूज हुआ है, और वर्ड्स का यूज दो तरीके से आप कर सकते हो। ओरल भी कर सकते हो और रिटर्न भी कर सकते हो। ओरल भी कर सकते हो और रिटर्न भी कर सकते हो। और ये टर्म्स एंड कंडीशंस इम्प्लाइड भी हो सकते हैं। इम्प्लाइड्स मतलब वर्ड्स आर नॉट यूज्ड, वर्ड्स आर नॉट यूज्ड, शब्द यूज नहीं हुए। जब शब्द यूज नहीं हुए तो बात किस तरह से समझ में आई होगी? तो बात जरूरी नहीं है कि हर बात शब्दों की सहायता से समझाई जाए। जहां बात कंडक्ट से या सरकमस्टांसेस से समझाई जाए, ठीक है, कंडक्ट से या सरकमस्टांसेस से समझाई जाए। आपने ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स देखी होंगी, जहां पे आप सिक्का डालते हैं, कॉइन डालते हैं या करेंसी का नोट डालते हैं और वहां से आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो वो क्या है? इम्प्लाइड, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसी वेंडिंग मशीन आपकी दिल्ली में, हम मेट्रो स्टेशन पे जाते हैं तो दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर आपको मिल जाती हैं। आप लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन जाएंगे वहाँ मिलेगी, आप पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन जाएंगे वहाँ भी मिलेगी, कनॉट प्लेस में भी मिलेगी। तो ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स होती हैं। उसमें क्या होता है कि आप करेंसी डालते हैं और कोई भी सामान आपको चाहिए अपनी करेंसी की वैल्यू का, तो वो सामान आपको वहाँ से मिल जाता है। तो इम्प्लाइड, ठीक है, जहाँ पे शब्द या तो कंडक्ट से या पार्टी की बॉडी लैंग्वेज से समझते हो या सरकमस्टांसेस से समझते हो। ठीक है बेटा, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। और इस कंसेप्ट को बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ हम जब मिलाकर पढ़ेंगे तो और ज़्यादा आपको समझ में आएगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की चैप्टर्स ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में इस एक्सप्रेस और इम्प्लाइड के कंसेप्ट को हमने और डिटेल में डिस्कस किया है। तो अगर यहाँ कुछ बात समझ में आपके नहीं आई है तो इसे हम वहाँ पढ़ेंगे तो ये दोनों कंसेप्ट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड वहाँ बहुत अच्छे से कवर किए जाएंगे। कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9818050252, 9818050252। तो असेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। टू पार्टीज होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ टू डिस्टिंक्ट पार्टीज एज एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल अलायंस। यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करने के लिए जर्मिनेशन मतलब क्रिएट करना, और कॉन्ट्रैक्चुअल अलायंस मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल अलायंस। कॉन्ट्रैक्चुअल अलायंस मतलब a legal relationship between buyer and the seller. There must be a buyer and seller to make a sales contract. Buyer कौन है? Who person who buys or agree to buy the goods. Seller means a person who sells or agree to sell the goods. ठीक है बेटा, buyer means a person who buys in a contract of in a sale and agree to buy in agreement to sell. Seller, a person who sells in sale and agree to sell in agreement to sell. गुड्स होने चाहिए, सब्जेक्ट मैटर नेसेसरी भी गुड्स। गुड्स क्या है? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक्स। ठीक है, एक्शनेबल क्लेम, आइए गुड्स की डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ध्यान से आप मेरी बात को सुनेंगे। गुड्स, goods means every kind of movable property. Goods. Section 2 subsection 7 of Sales of Goods Act. Goods are the essential elements of contract of sale. Subject matter of contract of sale must be goods.
तो गुड्स मीन्स मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब चल संपत्ति। चल संपत्ति को आप दो पार्ट पे डिवाइड कर सकते हो, मूवेबल एंड इमूवेबल। प्रॉपर्टी कुड बी ऑफ टू टाइप्स, मूवेबल और इमूवेबल। इमूवेबल बोले तो अचल संपत्ति और मूवेबल बोले तो चल संपत्ति। इसमें कुछ चीजें इंक्लूड करेंगे और कुछ चीजें एक्सक्लूड करेंगे। आइए, गुड्स मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें कुछ चीजें इंक्लूड्स करेंगे और कुछ चीजें एक्सक्लूड करेंगे। एक्सक्लूड क्या करेंगे? मनी, मनी गुड्स नहीं होते। मनी आर नॉट गुड्स, रुपीज डॉलर्स आर नॉट गुड्स। एक्शनेबल क्लेम्स, actionable claims are also not goods. Actionable claim means check. Check is what? Actionable claim. Actionable claim are not goods. और actionable claim का एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने बताया, चेक। तो डेफिनेशन को ध्यान से समझेंगे। सब्जेक्ट मैटर नेसेसरली बी गुड्स। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जो सब्जेक्ट मैटर है वो जरूरी है कि वो क्या हो? वो सेल हो। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी इंक्लूड्स स्टॉक्स। ठीक है बेटा, और इसमें हमने क्या चीजें इंक्लूड करनी है? आइए इस डायग्राम को बनाएंगे। स्टॉक्स, स्टॉक्स बोल लीजिए या शेयर्स ऑफ कंपनीज बोल लीजिए। ठीक है, सिक्योरिटीज बोल लीजिए, सिक्योरिटीज बोल लीजिए, एक ही बात है। तो इन्हें हम गुड्स की डेफिनेशन में शामिल करेंगे। चलिए, गुड्स इंक्लूड स्टॉक्स एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास। ठीक है, थिंग्स अटैच्ड एंड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्रीड टू बी सीवर्ड बिफोर सेल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, आइए, ग्रोइंग क्रॉप्स, includes growing crops, grass and standing timber. standing timber मतलब लकड़ी, standing timber। ये तीनों चीजें दिखने में इमूवेबल लगेंगी, दिखने में ये एचल लगेंगी, मूवेबल लगेंगी, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे इनकी जो वैल्यू है वो अलग करने पे सीवर्ड, सीवर्ड मीन्स दे रियलाइज देयर वैल्यू आफ्टर बीइंग सीवर्ड फ्रॉम लैंड। ठीक है, और ये जो चीजें हमने लिखी बेटा, these three realized their value after being severed from land, so that's why they are goods। दिखने में वो इमूवेबल लगेंगे क्योंकि तीनों ही चीजें, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास और स्टैंडिंग टिम्बर, तीनों ही चीजें देखने में आपको क्या लगेंगी? इमूवेबल लगेंगी, लेकिन ये गुड्स मान लिए जाते हैं। all those things which are attached to land but are capable of being severed from sever, being severed, severed from land। अगर वो लैंड से अलग हो सकते हैं
तो वो क्या है? वो गुड्स हैं। वो सब चीजें जो विच आर ऑल दोज थिंग्स विच आर अटैच्ड टू लैंड बट आर capable of being severed from land. मनी गुड्स नहीं होते, बट ओल्ड कॉइन्स आउटडेटेड मनी आर गुड्स। ओल्ड कॉइन्स, ठीक है, यानी जो पैसे अब चलन में नहीं है, जैसे 25 पैसे का सिक्का, 25 पैसा, नाउ इट इज नॉट अ लीगल टेंडर। मनी मीन्स लीगल टेंडर, मनी हेयर मीन्स लीगल टेंडर, यानी जो पैसा अभी चलन में है, जो करेंसी अभी चलती है, उसे मनी कहेंगे, और जो लीगल टेंडर नहीं है उसे मनी नहीं कहेंगे। तो स्टॉक्स, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच्ड एंड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्रीड टू बी सीवर्ड बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग सीवर्ड, ठीक है, उन्हें हम गुड्स मान लेंगे। एक्शनेबल क्लेम, a disputed claim like debt which can be enforced through court of law and excluded from the definition of goods। क्योंकि एक्शनेबल क्लेम ऐसा क्लेम जो डिस्प्यूटेड क्लेम है, जैसे डेप्ट है, डेप्ट कोई अगर है, डिस्प्यूटेड डेप्ट है, यानी जिसे हम कोर्ट के थ्रू रिकवर कर सकते हैं, उसे कहते हैं एक्शनेबल क्लेम, ठीक है। तो एक्शनेबल क्लेम गुड्स नहीं होते। मनी, दो it is movable, is not a goods as per the act, since value of goods is always expressed in terms of money as price। तो मनी को गुड्स क्यों नहीं मानते? क्योंकि गुड्स की कीमत तो मनी में ही आंकते हैं ना। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को प्रैक्टिकल अप्रोच देने के लिए मनी को इंक्लूड नहीं किया जाता। तो आप ये मान लीजिए मनी को इंक्लूड, अदरवाइज अगर मनी को इंक्लूड करेंगे तो फिर सेल को डिफाइन करना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए मनी को गुड्स नहीं माना जाता। आइए हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। गुड्स कुड बी एग्जिस्टिंग, फ्यूचर, कंटिंजेंट गुड्स। गुड्स को हम फर्दर भी एनालिसिस करेंगे और इस डायग्राम को हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। गुड्स कुड बी एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स एंड कंटिंजेंट गुड्स।